साल 1947 भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश बना पाकिस्तान। लेकिन यह पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों हिस्सों के बीच न सिर्फ 1600 किलोमीटर की जमीनी दूरी थी, बल्कि भाषा, संस्कृति, सोच वो भी पूरी तरह से अलग थी। इसकी सत्ता वो पूरी तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के पंजों में कैद थी। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने जब उर्दू को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया तो पूर्वी पाकिस्तान में भयंकर विरोध हुआ। बंगला भाषी लोग भड़क उठे। उनका सवाल था कि हमारी भाषा हमारी पहचान है, उसे क्यों मिटाया जा रहा है। इस विरोध ने धीरे धीरे भाषा आंदोलन का रूप ले लिया और 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिस पर वहां गोली चली और कई छात्र शहीद हो गए। 21 फरवरी आज भी बांग्लादेश में शहीद दिवस और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई थी अपनी पहचान की, अपने अस्तित्व की। इसके बाद भी हालात नहीं बदले। पूर्वी पाकिस्तान में भूख, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं और सरकार की उपेक्षा बढ़ती गई। सत्ता, संसाधन और सेना सब पर पश्चिमी पाकिस्तान का कब्जा था। जब भी कोई पूर्वी पाकिस्तानी आवाज उठाता तो उसे दबा दिया जाता। और फिर आया साल 1970, पाकिस्तान का सबसे अहम और आम चुनाव। इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। अब मुजीब को बनना था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता को यह मंजूर नहीं था। जुल्फिकार भुट्टो और मिलिट्री जनरल याह्या खान ने इस जनादेश को ठुकरा दिया। और फिर 25 मार्च 1971 की वो काली रात आई जब पाकिस्तान की सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन के तहत हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया। इसके बाद स्कूल, कॉलेज, प्रेस सब बंद किए गए। एक तरह से जनसंहार शुरू हो गया। करीब 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत की सीमाओं में आ गए। भारत के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार और असम में हालात बिगड़ने लगे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई, लेकिन वैश्विक शक्तियां चुप थी। अमेरिका, चीन और कुछ देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अब भारत के पास दो ही रास्ते थे, या तो आंख मूंद कर अत्याचार देखता रहे या फिर न्याय के लिए खड़ा हो। भारत ने न्याय का रास्ता चुना और यही पृष्ठभूमि बनी 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध की, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि एक देश बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया। 1971 के शुरुआती महीनों में भारत की सीमाओं पर स्थिति गंभीर हो चुकी थी। 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में आ चुके थे। इनमें से ज्यादातर के पास न खाना था, न घर, न सुरक्षा। भारत के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार इस भारी जनसैलाब से टूटने लगे। संक्रमण फैल रहा था, संसाधन खत्म हो रहे थे और सबसे बड़ा खतरा था भारत की आंतरिक स्थिरता पर। भारत के सामने यह संकट सिर्फ मानवीय नहीं था, अब यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, हर जगह शांति की बात की, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देश अब भी पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। भारत के नेताओं ने एकमत होकर सरकार से कहा, अब बहुत हुआ, यह सिर्फ शरणार्थियों का मामला नहीं है, यह भारत की अस्मिता और न्याय की परीक्षा है। भारत ने तय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों और मुक्ति वाहिनी को सहयोग देना शुरू किया। उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और उन्हें एक ताकतवर लड़ाई के लिए तैयार किया। इन स्वतंत्रता सेनानियों का नारा था, जय बांग्ला, स्वतंत्र बांग्लादेश। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने बिना चेतावनी भारत के 11 हवाई अड्डों पर बमबारी कर दी। यह एक खुला युद्ध था, लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल गया था कि भारत अब तैयार है। उसी रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, हमारे देश पर हमला किया गया है। अब हमें अपने सम्मान, अपने लोगों और न्याय के लिए खड़ा होना होगा और इसका जवाब देना होगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने तीनों दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान को घेर लिया। थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाला, वायुसेना ने पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट किया और नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह जला डाला। इस युद्ध में भारत के पास थे जाबाज और दूरदर्शी सेना नायक जनरल सैम मानेकशॉ, भारतीय थल सेना प्रमुख, जिनकी रणनीतियों ने युद्ध की दिशा ही बदल डाली। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने पूर्वी मोर्चे को संभाला। जनरल जैकब, जिनकी योजनाओं ने ढाका को घेरने में सफलता दिलाई। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की मिलीजुली ताकत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। गांव-गांव आज़ादी की हवा फैलने लगी। ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी।
अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भारत को डराने के लिए भेजा। जब यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देखा तो उन्होंने रूस से मदद मांगी। इस पर रूस ने अपना 40वां बेड़ा दक्षिण चीन सागर में भारत के समर्थन में भेजा। अब भारत अकेला नहीं था, रूस अपना 40वां बेड़ा लेकर भारत के साथ खड़ा था। 13 दिन के भीतर पाकिस्तान की सेना ढाका पर नियंत्रण खो चुकी थी। हर मोर्चे पर भारतीय सेना की विजय हो रही थी। अब बस इंतजार था उस ऐतिहासिक दिन का जब पाकिस्तान घुटने टेकने वाला था। 16 दिसंबर 1971 ढाका कभी पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था, वो आज स्वतंत्रता की सांस लेने को तैयार था। 13 दिनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ चुकी थी। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले मोर्चों पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी अब जानते थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ियां अब थक चुकी थी और पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। 16 दिसंबर दोपहर ढाका के रेस क्रॉस ग्राउंड पर इतिहास लिखा जाने वाला था। जनरल अरोड़ा, भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडर, अपने पूरे स्टाफ के साथ वहां पहुंचे और ठीक शाम 4:31 पर पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। दुनिया के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। लोग सड़कों पर निकल आए, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब रो रहे थे, लेकिन आज ये आंसू आज़ादी के थे। 16 दिसंबर का सूरज बांग्लादेश की आज़ादी का सूरज बन चुका था। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में ऐलान किया कि ढाका अब स्वतंत्र है, एक नया देश जो आज दुनिया के नक्शे पर है। पूरा सदन जय हिंद के नारों से गूंज उठा। भारतीय सेना की विजय सिर्फ ताकत से नहीं, संस्कार और मर्यादा से होती है। 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ पूरे सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत व्यवहार किया गया। न कोई प्रतिशोध, न बदला। भारत की यही गरिमा पूरे विश्व ने सराही। ढाका में अब एक नया झंडा लहरा रहा था, लाल सूरज और हरे मैदान का बांग्लादेशी ध्वज। शेख मुजीबुर रहमान, जो उस समय जेल में थे, अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता घोषित किए जा चुके थे। दुनिया भर में अखबारों की सुर्खियां थी, इंडिया 30 डे वार क्रिएट ए न्यू नेशन, पाकिस्तान डिफीटेड, बांग्लादेश इज बोर्न। भारत को यह विजय यूं ही नहीं मिली थी, हमारे वीर सैनिकों ने जान देकर यह इतिहास रचा था। देश के कोने कोने में शहीदों की चिताओं पर विजय के दीप जल रहे थे। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के साथ, और यह संभव हुआ भारत के साहस, नेतृत्व और न्याय के लिए खड़े होने की वजह से। 1971 का युद्ध सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, यह सच्चाई, न्याय और मानवता की जीत थी। और इस जीत की सबसे बड़ी गवाही वो 93,000 सैनिक जो भारत के सामने झुके और एक नया देश जो स्वतंत्र हुआ। हर युद्ध के पीछे कुछ ऐसे नाम थे जो इतिहास में अमर हो गए। 1971 के युद्ध में भी भारत माता के अनेक वीर सपूतों ने ऐसा पराक्रम दिखाया, दुश्मन कांप उठा और आने वाली पीढ़ियों को गर्व करने का कारण मिला। भारतीय थल सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ एक ऐसा नाम जिनकी रणनीतियां धैर्य और निर्णायक ने युद्ध की दिशा तय की। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तो मानेकशॉ ने बिना डरे कहा, आई गारंटी यू ए विक्ट्री बट लेट मी डिसाइड द टाइम एंड प्लेस। पूर्व कमान के प्रमुख जनरल अरोड़ा ने इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण का नेतृत्व किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और शांति की भावना ने दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर किया। युद्ध रणनीति के मास्टरमाइंड जनरल जैकब ने ढाका को घेरने की ऐसी योजना बनाई कि पाकिस्तानी सेना की कोई वापसी नहीं हुई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। मिग-21 और हंटर एयरक्राफ्ट ने ढाका के आसपास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। यह हमला ऐसा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसका कोई अंदाजा नहीं था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस वीर और आईएनएस कृपाण जैसे युद्धपोतों ने पाकिस्तानी नौसेना की रीढ़ तोड़ दी। मेजर होशियार सिंह ने ऐसे समय में नेतृत्व किया जब दुश्मन सामने था और गोलियां बरस रही थी। उनके इस साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जहां 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों के सामने घुटने नहीं टेके। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने वो चमत्कार कर दिखाया जो फिल्म बॉर्डर में भी अमर हो गया। मैं इन वीर सैनिकों के पीछे खड़ी माताओं, पत्नियों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए, जो अपने सबसे प्रिय जन को राष्ट्र के लिए कुर्बान होने पर कहती है, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो अमर हो गया है। बिना संसाधनों के सिर्फ आज़ादी की चाहत के लिए मुक्ति वाहिनी के क्रांतिकारियों ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी।
1971 का युद्ध हमें सिर्फ एक विजय नहीं देता, यह हमें देता है त्याग, बलिदान और वीरता की वो कहानियाँ जो हर हिंदुस्तानी के रग रग में राष्ट्रभक्ति भर देती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।